अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 4 हम कवर कर रहे थे और हम कुछ एरियाज कवर कर चुके हैं। ऑडिट प्लानिंग, मटीरियलिटी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट, ऑडिट रिस्क। तो आज चलते हैं रिस्क से रिलेटेड कुछ जो है वो क्वेश्चंस कवर करते हैं फ्रॉम पास्ट पेपर्स, हमारा आई का क्वेश्चन बैंक से, और कुछ क्वेश्चन आइन बाय शाइन इन ACCA, ICW वगैरह से, ताकि आप अच्छी एक प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन रिस्क का टेस्ट करें तो हम वो अटेम्प्ट करने के काबिल हों। सो क्वेश्चंस में अगर हम जाएं रिस्क से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वेरी लास्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर 4 के क्वेश्चंस में। वेरी लास्ट क्वेश्चन नंबर होगा हमारे पास 24, क्वेश्चन नंबर 24। सो क्या करना आपने 10 मार्क्स के लिए, using the information provided, describe 5 audit risks and explain the auditor's response to each risk in planning the audit of Donald company। आपने 5 ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने और साथ आपने क्या करना है, ऑडिटर रिस्पॉन्स बताना है। रिस्पॉन्स मीन हर रिस्क से रिलेटेड आपने ऑडिट अप्रोच बतानी है कि इस रिस्क से रिलेटेड ऑडिटर काम क्या करेगा। इन 2 कॉलम में हम जो है वो आंसर देंगे। एक तरफ हम जो है वो ऑडिट रिस्क जो है वो लिखेंगे और दूसरे कॉलम में हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स लिखेंगे। रिस्पॉन्स मीन इस एरिया को ऑडिटर कैसे ऑडिट करेगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ऑडिट रिस्क लिखने के काबिल हैं, तभी हम ऑडिट रिस्क लिख रहे हैं। रिस्पॉन्स अभी हम लिखने के काबिल नहीं है। रिस्पॉन्स लिखने के काबिल हम बनेंगे जब हम चैप्टर 7, 8, 9 पढ़ चुके होंगे। इसलिए अभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस तरह से कॉलम ही बनाओगे, लेकिन आप अभी क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ रिस्क लिखोगे इस एरिया में। रिस्पॉन्स का कॉलम अभी आप खाली छोड़ोगे। जब हम फ्यूचर में जब 7, 8, 9 चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर हम दोबारा से इन क्वेश्चन को कवर करेंगे, जहाँ पे हम रिस्क रिवाइज भी कर लेंगे और फिर हम रिस्पॉन्स भी लिखेंगे, ताकि अगर एग्जामिनर दोनों चीज़ें इकट्ठी टेस्ट करता है तो हम दोनों की इकट्ठी भी प्रैक्टिस कर सकें। तो अभी हम सिर्फ ऑडिट रिस्क लिखेंगे, रिस्पॉन्स अभी हम नहीं कवर करेंगे। तो क्या करना है, 5 ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। 5 ऑडिट रिस्क का मीन इनहेरेंट, कंट्रोल, डिटेक्शन, तीनों टाइप के रिस्क। तो देखते हैं क्या है। डोनाल्ड कंपनी ऑपरेट्स एन एयरलाइन बिजनेस। कंपनी एक एयरलाइन बिजनेस है। द कंपनीज ईयर एंड इज 31 जुलाई 20x1। ईयर एंड है 31 जुलाई 20x1। And you are the auditor senior and you have started planning the audit. Your manager has asked you to have a meeting with the client and to identify any relevant audit risks so that the audit plan can be completed. From your meeting you ascertain the following. So अभी तक कोई रिस्क नहीं, अभी तक तो बताया गया कि आप जो है वो एज ए सीनियर काम कर रहे हो और आपको मैनेजर ने ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए कहा। In order to expand their flight network, डोनाल्ड कंपनी विल नीड टू एक्वायर मोर एयरप्लेन्स। इन कंपनी क्या करती है, एयरलाइन बिजनेस है। एयरलाइन में कंपनी के जहाज चलते हैं। आप लोग जैसे जहाज हो वैसे ही कंपनी के जहाज चलते हैं। सो कंपनी को अपना नेटवर्क एक्सपैंड करने के लिए क्या चाहिए, मोर एयरप्लेन चाहिए। तो एयरप्लेन तो हमारी क्लास में से भी मिल सकते हैं, आप लोग हो ना, क्या ख्याल। लेकिन नहीं, कंपनी को ओरिजिनल वाले एयरप्लेन चाहिए जहाँ पे वो पैसेंजर्स को मूव कर सके। सो कंपनी को क्या चाहिए, मोर एयरप्लेन चाहिए। दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर फॉर अनदर 6 प्लेन्स एट एन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ $20 million। $20 million के उन्होंने क्या किए हैं, ऑर्डर किए हैं न्यू प्लेन्स। एंड द कंपनी इज नॉट श्योर वेदर दीज प्लेन्स विल बी रिसीव्ड बाय द ईयर एंड। लेकिन कंपनी श्योर नहीं है कि ये ईयर एंड तक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कोई रिस्क हो सकता है, शक की नज़र से अगर देखो तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि कंपनी ने क्या किया है, ऑर्डर किए हैं प्लेन, और ऑर्डर की बेस पर ही हो सकता है कंपनी ने जो है वो प्लेन लिख लिया है, लेकिन ईयर एंड पे वो रिसीव नहीं हुए, तो एग्जिस्ट नहीं करते। तो सूरत में क्या हो सकते हैं, एसेट्स कुड बी ओवरस्टेटेड। कंपनी हैव प्लेस्ड ऑर्डर of 6 new planes but is not sure whether to receive these planes by the year end. So there are chances if company have recorded asset on the basis of order, but
planes not existed at the year end, then asset of 20 million could be overstated. So एक रिस्क हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्या क्या रिस्पॉन्स क्या है वो भी हम लिखने के काबिल हैं. In addition, the company has spent an estimated $15 million on refurbishing their existing planes. So क्या किया आप कंपनी ने रिफर्बिशमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर की है, और रिफर्बिशमेंट एक्सपेंडिचर की है तो IAS 16 कहता है कि रिफर्बिशमेंट एक्सपेंडिचर जो हैं वो कैपिटलाइज होंगे अगर क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं. क्राइटेरिया क्या था कि अगर एसेट की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इनहेंस करने के लिए, इफ इनकर टू इंक्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द एसेट, तो फिर कैपिटलाइज होनी चाहिए, अदरवाइज एक्सपेंस आउट होने चाहिए. यहाँ पे चांसेस अगर कंपनी विदाउट मीटिंग क्राइटेरिया रिफर्बिशमेंट एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर रही है तो उस सूरत में एसेट प्लस प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड और साथ एक्सपेंसेस क्या होंगे, अंडरस्टेटेड. क्यों, अगर एक्सपेंस लिखना था नहीं लिखा, आपने कैपिटलाइज कर दिया विदाउट मीटिंग क्राइटेरिया. क्या कहलाए, दो रिस्क मिलते हैं यहाँ से. In order to fund the expansion, Donald Company has applied for a loan of $25 million. कंपनी ने 25 मिलियन लोन के लिए भी अप्लाई किया है. It has yet to hear from the bank as to whether it will lend them the money. और अभी तक बैंक से कंफर्मेशन नहीं मिली कि वो आपको लोन देगा भी या नहीं देगा. हेडिंग दे दी नंबर 3 हमने, क्या लोन, कि अगर कंपनी को ये लोन, इफ कंपनी नॉट रिसीव्ड या दिस लोन इज नॉट अप्रूव्ड बाय द बैंक एट ईयर एंड, तो आप ऑर्डर कर चुके हो तो वहाँ से आपको पेमेंट करना पड़ेगी. और पेमेंट करने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इससे क्या क्रिएट होगा, सीरियस कैश फ्लो और गोइंग कंसर्न इश्यूज जो पर IAS 1 डिस्क्लोज होने चाहिए. तो यहाँ पे रिस्क क्या है, विच में नॉट बी डिस्क्लोज्ड पर IAS 1 इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या लिखेंगे हम, कंपनी हैव अप्लाइड फॉर $25 million लोन. इफ द लोन इज नॉट अप्रूव्ड बाय द बैंक, there may be serious cash flow concern issues arises which may not be disclosed properly in the financial statements per IAS 1. ठीक है, तीन रिस्क मिलते हैं यहाँ पे. The company receives a booking from a travel agent as well as directly via their website. कंपनी की वेबसाइट के थ्रू भी कस्टमर जो है वो फ्लाइट्स बुक करते हैं या ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू भी बुकिंग होती है. The travel agents are given a 90-day credit period to pay Donald Company. However, due to difficult trading conditions, a number of receivers are struggling to pay. हेडिंग दे दी हमने क्या, नंबर 4 रिसीवेबल्स की, कि अगर वो स्ट्रगलिंग टू पे हैं और कंपनी जो है वो बैड डेट्स प्रीमियम जो है वो प्रॉपर्ली क्रिएट नहीं करती, तो बैड डेट प्रीमियम प्रॉपर्ली क्रिएट ना होने की सूरत में क्या होंगे, एसेट प्लस प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड और साथ एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, अंडरस्टेटेड. क्या क्या The website was launched in 20X1 and has consistently encountered difficulties with customer complaints that tickets have been booked and paid for online, but Donald Company has no record of them and hence has sold the seat to another customer. तो कंपनी ने नई वेबसाइट जो है वो लॉन्च की है जिसकी वजह से कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं. तो नंबर 5 में हम क्या लिख सकते हैं, कंट्रोल रिस्क लिख सकते हैं. कैसे, वेबसाइट के ऊपर कि अगर अर्ली स्टेज कंट्रोल वीकनेसेस की सूरत में कंट्रोल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे, so misstatements may not be prevented, detected, corrected by the system. क्या कहला है, या chances of error in the financial statement भी हम लिख सकते हैं. Due to early stage control weaknesses, misstatements may not be prevented, detected by the system. या due to early stage control weaknesses, chances of error in the financial statement. बात की जा सकती है न्यू वेबसाइट के ऊपर. Donald Company used to sell tickets via a large call center located near to its head office. However, in May, they closed it down and made the large workforce redundant. तो नंबर 6 क्या है यहाँ पे, फैक्ट्री क्लोजर. क्या है,
क्लोजर, और क्लोजर आपने किया है तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोजर होना चाहिए, और अगर कंपनी डिस्क्लोजर प्रोवाइड नहीं कर रही तो उस सूरत में मिसस्टेटमेंट हो सकती है। ये कंपनी ने क्या किया, एक और भी बात है कि कंपनी ने कुछ स्टाफ जो है वो रिडंडेंट किया है, तो यहाँ पे रिडंडेंसी के ऊपर भी बात आती है कि अगर आपने स्टाफ रिडंडेंट किया तो IAS 37 कहता है कि आपने क्या करना है, इसके लिए रिडंडेंसी प्रोविजन जो है वो क्रिएट करनी है, एक्सपेंसेस टू लायबिलिटीज। हाँ, अगर आपने प्रोविजन क्रिएट नहीं की तो सूरत में क्या होगा, चांसेस दैट एक्सपेंसेस लायबिलिटीज कुड बी अंडरस्टेटेड, और एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड से क्या चीज ओवरस्टेटेड होगी, प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड। 6-7 और इस पे हमने कितने आइडेंटिफाई करने हैं, कोई से 5। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी लेवल की बातें हैं, तो प्लीज़ एक दफ़ा आंसर रीड करके सिर्फ रिस्क वाला पार्ट जो है वो आपने लिख लेना है, रिस्पॉन्स वाला कॉलम आपने अभी ब्लैंक छोड़ना है जो फ्यूचर में हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर होती बात? चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो आप क्वेश्चन यस, क्वेश्चन 19। अगेन आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इनहेरेंट रिस्क इन द यूकैरी चैरिटी। इनहेरेंट रिस्क आपने आइडेंटिफाई करना है, कंट्रोल नहीं, डिटेक्शन नहीं, सिर्फ इनहेरेंट, यहाँ पे 4 सम स्टेटमेंट बताया जा सके। एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज रिस्क ऑन द ऑडिट अप्रोच। साथ आपने ऑडिट अप्रोच भी बताना है, तो अभी हम क्या लिखने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनहेरेंट रिस्क। हाँ, दूसरा कॉलम यहाँ पे क्या होगा, ऑडिट अप्रोच भी, जो अभी हम लिखने के काबिल नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट करते वक्त हम ब्लैंक शीट पे खाली जगह छोड़ देंगे जो फ्यूचर में हम फिल करेंगे। सो इनहेरेंट रिस्क आइडेंटिफाई करने कितने मार्क्स हैं, 12 मार्क्स हैं। दिस मीन 6 अगर रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए जाएँ और 6 उनकी ऑडिट अप्रोच बता दी जाए तो इस तरह से 12 नंबर कवर होते हैं। दिस मीन 6 इनहेरेंट रिस्क हमने आइडेंटिफाई करने इस क्वेश्चन के अंदर से। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है 6 रिस्क आइडेंटिफाई करना इस क्वेश्चन में से। जरा खुद से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, देखें जरा कुछ 6 रिस्क मिलते हैं, ट्राई करें बाय योरसेल्फ। सिक्स रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं आपको। सिक्स रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, 4 तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई होने चाहिए। इनहेरेंट रिस्क, सो मिलकर गौर करते हैं क्या कहता है। The Eukarya Charity was established in 1960, so charity business है जिसका हम ऑडिट करने क्लाइंट। The charity's aim is to provide sport to children from disadvantaged background who wish to take part in sports such as tennis, badminton and football. एक चैरिटी बिजनेस है जो क्या करता है, बच्चों को सपोर्ट करता है किस चीज़ में, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में, लाइक टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल में। कौन से, जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से, अफोर्डेबिलिटी उनकी नहीं। Eukarya has a detailed constitution which explain how the charity incomes can be spent. कंपनी का क्या डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अकॉर्डिंगली डिफाइन किया गया कि चैरिटी की इनकम स्पेंड कैसे होगी।
The Constitution also note that admin expenditure cannot exceed 10% of income in any year. एडमिन एक्सपेंडिचर जो हैं वो कंपनी के इनकम के 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर ज़्यादा हो गए हैं तो फिर कंपनी क्या करेगी? मिसक्लासीफाई करेगी एडमिन एक्सपेंडिचर को टू अदर एक्सपेंस अकाउंट। क्या ख्याल है? तो एडमिन एक्सपेंडिचर की आप हेडिंग दे दोगे कि अकॉर्डिंग टू Constitution, admin expenditure should not be exceed 10% of the income, and if a company have spent more than 10%, there are chances company may misclassify admin expenses to other expense account. तो ये misclassification क्या बन गया? Inherent risk। क्या क्या? The charity income is derived wholly from voluntary donation. कंपनी की इनकम कहाँ से आ रही है? वॉलंटरी डोनेशन से आ रही है। वॉलंटरी डोनेशन है तो अगर वो वॉलंटरी डोनेशन रिसीव नहीं होती तो उसे क्या क्रिएट होगा? कैश फ्लो गोइंग कंसर्न इशू। क्यों? फिक्स नहीं है ना, वॉलंटरी है, मिले मिले ना मिले। लाइक कोरोना चल रहा है, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है तो डोनेशन कहाँ से देंगे? तो अगर नहीं मिलती तो सूरत में क्या होगा? सीरियस कैश फ्लो गोइंग्स एंड इश्यूज अराइज हो सकते हैं विच में नॉट बी डिस्क्लोज्ड प्रॉपर्ली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आईएएस में। तो जो नॉन डिस्क्लोजर है वो क्या बना? इनहेरेंट रिस्क। सोर्स ऑफ डोनेशन इंक्लूड, कंपनी के सोर्स ऑफ डोनेशन क्या है? कैश कलेक्टेड बाय वॉलंटियर्स आस्किंग द पब्लिक फॉर डोनेशन इन शॉपिंग एरियाज। तो क्या कर रहे हैं? वॉलंटियर जो हैं वो कैश कलेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? शॉपिंग एरियाज के अंदर। तो ये जो कैश कलेक्शन हो रही है, अगर इसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग कंट्रोल अच्छे जो है वो एस्टैब्लिश नहीं है, क्या ख्याल है? मॉनिटरिंग कंट्रोल अच्छे एस्टैब्लिश नहीं है तो सूरत में कैश मिसयूज हो सकता है। तो मिसयूज होने से क्या हो सकता है? कंपनी की इनकम अंडरस्टेट हो सकती है, वुड बी अंडरस्टेटेड। क्या ख्याल? चेक्स सेंट टू चैरिटीज हेड ऑफिस, और क्या चेक हेड ऑफिस में आ रहे हैं तो चेक के ऊपर भी अगर कोई अच्छे मॉनिटरिंग कंट्रोल नहीं है, लाइक 2 लोग नहीं है, एक रिसीव करने वाला एक रिकॉर्ड करने वाला, तो सूरत में चेक्स भी मिसयूज हो सकते हैं। और ये मिसयूज भी क्या करेगा? इनकम को अंडरस्टेट कर सकता है। इनकम कुड बी अंडरस्टेटेड। क्लियर होती बात? डोनेशंस ऑफ जनरस इंडिविजुअल, कुछ डोनेशंस भी मिलती हैं क्योंकि चैरिटी है तो कहाँ से डोनेशंस मिलेंगी? Some of these donations have specific clauses attached to them indicating that the initial amount donated capital cannot be spent. इन कुछ डोनेशन के साथ क्लॉज मीन कंडीशन अटैच्ड है कि जो पैसा आपको दिया जा रहा है कैपिटल, ये आप स्पेंड नहीं कर सकते, and that the income or interest from the donation must be spent on specific activities, for example provision of sports equipment. इन इस पैसे को आप कहीं पे इन्वेस्ट करोगे और वहाँ से जो इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिलेगा वो आप स्पेंड करोगे। वो डोनेशन जो मिल रही है क्लॉज अटैच वाली, वो डायरेक्टली स्पेंड नहीं की जा सकती। देयर आर चांसेस इफ कंपनी हैव स्पेंड द क्लॉजेस अटैच डोनेशन, देन कंपनी में मिसक्लासीफाई दीज क्लॉजेस अटैच डोनेशन टू अदर डोनेशन इनकम। क्या ख्याल है? क्योंकि ये तो स्पेंड होनी नहीं, और स्पेंड हो चुकी तो कंपनी फिर क्या करेगी? इसको किसी और डोनेशन में लिखेगी, यहाँ पे नहीं लिखेगी, किसमें? क्लॉजेस अटैच डोनेशन में। क्या क्या? तो डोनेशन के ऊपर भी एक पॉइंट ये बन सकता है, मिसक्लासिफिकेशन। जो कहते हैं द रूल रिगार्डिंग द टैक्सेशन ऑफ चैरिटी इन द कंट्री यूकेरे इज बेस्ड आर कॉम्प्लिकेटेड। टैक्स के रूल जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, कहाँ पे? जहाँ पे यूकेरे बेस करती है उस कंट्री के अंदर, with only certain expenditure being allowable for taxation purposes and donations of capital being treated as income in some situation। जहाँ पे कुछ expenditure तो allowable हैं और donation of capital जो है वो income treat की जाएगी। So क्या हम लिख देंगे? taxation rules। और taxation rules जो हैं वो अगर complicated हैं तो इनका अगर knowledge नहीं है तो knowledge ना होने की सूरत में chances of एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकते हैं। अगर आपको टैक्स प्रॉपर जो है कैलकुलेट करना नहीं आता, रिकॉर्ड करना नहीं आता, अकाउंटिंग करना नहीं आता, क्यों? कॉम्प्लेक्स। तो 6 रिस्क मिलते हैं
एडमिन कॉस्ट की हमने बात कर ली कि अगर 10% से ज़्यादा से एक्सीड हो गई है ऑफ इनकम तो मिस क्लासीफाई हो सकती हैं टू अदर एक्सपेंस अकाउंट। वॉलंटरी डोनेशन है, फिक्स नहीं है, तो ये नहीं मिलने से कैश फ्लो गोइंग इश्यूज विच में नॉट बी डिस्क्लोज प्रॉपर्ली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश कलेक्शन हो रही है वॉलंटियर के थ्रू तो मॉनिटरिंग कंट्रोल अच्छे नहीं है तो मिसयूज होने से इनकम कुड बी अंडरस्टेटेड। चेक जो है हेड ऑफिस में डिलीवर हो रहे हैं तो अगर उनके ऊपर भी मॉनिटरिंग कंट्रोल अच्छे नहीं है तो मिसयूज होने से इनकम कुड बी अंडरस्टेटेड। डोनेशन के साथ क्लॉज अटैच्ड है कि आप स्पेंड नहीं करोगे, अगर स्पेंड हो जाती है तो कंपनी में मिस क्लासीफाई क्या होगा, मिस क्लासिफिकेशन टू अदर डोनेशन इनकम। और टैक्सेशन रूल्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं तो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज चांसेस ऑफ एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनेगा, इनहेरेंट रिस्क, शेयर रिस्क लिख दिया हमने। ऑडिट अप्रोच हम फ्यूचर में कहीं पे लिखेंगे। पार्ट बी भी है क्वेश्चन का फॉर 4 मार्क्स। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द कंट्रोल एनवायरनमेंट में बी वीक एट द चैरिटी यू कैरी। मीन ये जो चैरिटी बिजनेस होते हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है इनमें नॉर्मली जो है वो कंट्रोल सिस्टम वीक होता है। उसके वीक होने की रीज़न क्या हो सकती है वो हमें बतानी है। कंट्रोल सिस्टम वीक होने की रीज़न क्या हो सकती है, रीजंस क्या हो सकती हैं। रीज़न हो सकती हैं कि समटाइम ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ जो है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ जो है वो समटाइम जो है वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या है, सेपरेट जो है वो स्टाफ होना चाहिए हर चीज़ के लिए। अकाउंटिंग के लिए, रिसीवेबल के लिए सेपरेट, पेबल के लिए सेपरेट, इन्वेंट्री के लिए सेपरेट, एसेट के लिए सेपरेट। लेकिन ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन जो है इनमें स्टाफ शॉर्ट होता है तो ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जो हैं वो क्या होता है, कंट्रोल वीक होते हैं। क्या कहना। दूसरा, ज़्यादातर जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं वॉलंटियर स्टाफ। तो वॉलंटियर स्टाफ जो है उनके पास जो है वो नॉलेज जो है वो लैक करता है। लैक ऑफ नॉलेज की सूरत में भी क्या हो सकता है, कंट्रोल वीक हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा कहते हैं ये जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटी बिजनेस होते हैं इनमें इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी नहीं होता। और अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं है जिसने कंट्रोल सिस्टम को मॉनिटर करना होता है तो उसके ना होने की सूरत में भी क्या हो सकता है, वीक हो सकता है। तीसरा वो कहता है कि इसके ऑनर कौन होते हैं, ट्रस्टीज। सो ट्रस्टीज समटाइम इतने सीरियस ही नहीं होते या उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि अच्छे कंट्रोल जो हैं वो सेट किए जा सके, तो सूरत में भी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, वीक होता है। चौथा वो कहता है जी कंट्रोल लगाने पे जो है वो, पांचवा कहता है जी पैसा आता है तो कॉस्ट इशू भी हो सकता है। क्यों, कॉस्ट शॉर्टेज होती है, फंड जो है वो शॉर्ट होते हैं इनके पास, तो कॉस्ट सेविंग के लिए भी ये क्या करते हैं, कुछ कंट्रोल्स इंप्लीमेंट नहीं करते, तो सूरत में भी कंट्रोल सिस्टम क्या हो सकता है, वीक हो सकता है स्मॉल बिजनेस में या चैरिटी बिजनेस में। तो 4 रीजन बताई जा सकती हैं वाई कंट्रोल सिस्टम इज वीक इन चैरिटी बिजनेस। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की सूरत में, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, वॉलंटियर स्टाफ हैं तो लैक ऑफ नॉलेज की सूरत में वीक हो सकते हैं, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं है तो लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल की सूरत में वीक होते हैं, ट्रस्टीज में नॉट बी सीरियस टू इम्प्लीमेंट गुड कंट्रोल सिस्टम, and due to cost saving funds are shorter so controls cannot be implemented to save cost। ठीक है, बातें की जा सकती हैं। एक और क्वेश्चन कवर करते हैं, वेरी प्रीवियस टू यू कैरी, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है जी, डिस्क्राइब द रिस्क एसोसिएटेड विद द ऑडिट ऑफ अजियो अंडर द हेडिंग ऑफ इनहेरेंट कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क। आपने 3 हेडिंग देके आप रिस्क लिखने हैं। इनहेरेंट रिस्क के अंदर जो है वो आपने इनहेरेंट रिस्क लिखना है, कंट्रोल रिस्क के हेड में आपने जो है वो कंट्रोल रिस्क लिखने हैं, और डिटेक्शन रिस्क के हेड में आपने डिटेक्शन रिस्क। कितने मार्क्स के लिए, फॉर 10 गुड मार्क्स। पार्ट बी क्या है, एक्सप्लेन लिस्ट एंड एक्सप्लेन द ऑडिट टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम फंड रेजिंग इवेंट्स। ये अभी हम ऑडिट अप्रोच लिखने के काबिल नहीं है, ये हम चैप्टर 7 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे तो फिर लिखने के काबिल बनेंगे।
अभी हम सिर्फ पार्ट ए इसका कवर करने के काबिल है, इनहेरेंट कंट्रोल और डिटेक्शन रिस्क हमने आइडेंटिफाई करना। क्या क्या आगे क्वेश्चन की तरफ, बल्कि पहले खुद से ज़रा ट्राई करें, देखें तो रिस्क आप अगर आइडेंटिफाई खुद से कर पाते हो तो। इनहेरेंट कंट्रोल एंड डिटेक्शन, ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस। इनहेरेंट कंट्रोल, डिटेक्शन, रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। जी मिलके कवर करें, आइए देखते हैं। Adjust the charities whose constitution requires that it raises the funds of our educational project. Constitution क्या कहता है जी, एजुकेशन पर्पस के लिए फंड रेज करनी है। जो भी फंड रेज होगा वो अपने एजुकेशन पर्पस के ऊपर खर्चना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पर एक हम रिस्क लिख सकते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कंपनी जो है वो कोई एक्सपेंडिचर जो है वो एजुकेशन के अलावा जो है वो स्पेंड करती है, तो सूरत में मिस क्लासिफिकेशन हो सकते हैं एक्सपेंडिचर टू अदर। क्या कहला, इन अदर एक्सपेंडिचर भी इधर लिखे जाएंगे। द प्रोजेक्ट्स सीक टू एजुकेट चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट टीचर्स इन सर्टेन कंट्रीज। टीचर्स और स्टूडेंट्स को क्या करना है, सपोर्ट करना है एजुकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। Charities in the country from which Jio operates have recently become subject to new audit and accounting regulation। हाँ, new audit and accounting regulation आई हैं, तो अगर नॉलेज नहीं है न्यू अकाउंटिंग और ऑडिट रेगुलेशन का, तो सूरत में चांस ऑफ एरर हो सकता है। क्या कह रहे हैं, तो रेगुलेशन के ऊपर भी एक बात की जा सकती है, चांस ऑफ एरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। Charity income consists of cash collection and fund raising। सॉरी, इसलिए में अगर जाएं तो क्या कहता है जी, सिर्फ अकाउंटिंग ही न्यू रेगुलेशन नहीं, ऑडिट की भी न्यू रेगुलेशन आई हैं। तो अगर ऑडिटर के पास जो है वो नॉलेज नहीं है न्यू रेगुलेशंस का, तो ऑडिटर मे नॉट डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ न्यू रेगुलेशन। तो ये क्या बनेगा, डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, जैसे क्लाइंट नहीं है तो लैक ऑफ नॉलेज की सूरत में होता है डिटेक्शन रिस्क। तो ऑडिटिंग रेगुलेशन नहीं है, तो अगर उनका भी नॉलेज नहीं है तो ऑडिटर मे नॉट डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट। Okay. Charity income consists of cash collection at fundraising events, telephone appeals, and bequest money left to the charity by deceased persons. So income जो है वो कहाँ से collect होती है। The charities are small and the trustee do not consider that the charity can afford to employ a qualified accountant। तो accountant qualified नहीं है, क्या कहला है, अकाउंटेंट क्वालिफाइड नहीं है, तो मिस स्टेटमेंट में नॉट बी प्रिवेंटेड डिटेक्टेड करेक्टेड बाय द सिस्टम। ये क्या बन जाएगा, कंट्रोल रिस्क। द चैरिटी एम्प्लॉयज अ पार्ट टाइम बुक कीपर एंड रिलाइज ऑन वॉलंटियर फॉर फंड रेजिंग। और कंपनी जो है वो वॉलंटियर्स के ऊपर जो है वो फंड रेजिंग के लिए जो है वो क्या कर रही है, रिलाई कर रही है। तो अगर वो वॉलंटियर जो फंड रेज कर रहे हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग कंट्रोल अच्छे नहीं है, तो सूरत में भी मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड डिटेक्टेड बाय द सिस्टम। या वॉलंटियर के पास लैक ऑफ नॉलेज है, तो सूरत में मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड डिटेक्टेड बाय द सिस्टम क्या बनेगा, कंट्रोल रिस्क।
Your firm has been appointed as accountant and auditor to this charity because of new regulation. Accounts had been prepared but not audited in the past by volunteers who is recently retired chartered certified accountant. So प्रिपेयर किसने किया है अकाउंट? अगेन एक वॉलंटियर्स ने. तो अगर वॉलंटियर के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है अबाउट अकाउंटिंग तो सूरत में भी क्या हो सकता है, स्टेटमेंट्स may not be prevented detected by the system. तो 3 कंट्रोल रिस्क हमें मिले, एक डिटेक्शन रिस्क मिला और कोई 2 इनहेरेंट रिस्क मिले. इनहेरेंट रिस्क आप कुछ और भी लिख सकते हो कि वॉलंटियर्स के ऊपर जो है वो कैश आपका बेस कर रहा है. इनकम इनकम जो है वो फिक्स नहीं है, वॉलंटरी डोनेशंस हैं. तो अगर नहीं मिलती तो सूरत में कैश फ्लो गोइंग्स एंड इश्यूज भी राइज हो सकते हैं विच में नॉट बी डिस्क्लोज प्रॉपर्ली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर आईएएस में. क्या कुछ बातें की जा सकती हैं. 10 मार्क्स के लिए इनहेरेंट कंट्रोल डिटेक्शन इसका आपको आइडेंटिफाई करना. 3 क्वेश्चन अभी तक हमने कवर कर लिए. चलिए आज के लेक्चर में एक और क्वेश्चन कवर करते हैं और उसके बाद हम आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं. एक और क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएंगे, एक और क्वेश्चन हमें मिलेगा कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप आएँ ऑटम 2010 पेपर में. ऑटम 2010 पेपर में इस चैप्टर से टेस्ट हुए 5 + 4 9 + 6 15 + 9 24 + 6 30 मार्क्स सिर्फ इसे एक चैप्टर 4 से. अभी हम ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है रिस्क से रिलेटेड ये कवर करने की कोशिश करेंगे. करना क्या आपको, आइडेंटिफाई द इनहेरेंट रिस्क इन द ऑपरेशन ऑफ एएमएफ. इनहेरेंट रिस्क आइडेंटिफाई करने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया. एंड ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज रिस्क ऑन द ऑडिट ऑफ एएमएफ. और आपने ऑडिट अप्रोच भी बतानी है, तभी हम सिर्फ पार्ट ए जो है वो कवर करने के काबिल हैं. क्या? इनहेरेंट रिस्क. पार्ट बी अभी हम कवर नहीं कर रहे तो उसका एक कॉलम छोड़ दो, हम फ्यूचर में लिखने के ट्राई करें कि जरा कोई इनहेरेंट रिस्क जो है वो इसमें से आइडेंटिफाई करने की. तीन नंबर है तो 3 ही रिस्क आपने आइडेंटिफाई करने, ज़्यादा आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है. क्या क्या इनहेरेंट रिस्क 4 सॉमरी स्टेटमेंट के साथ लिंक करते हुए. जी मिलकर कवर करें. ऑलमोस्ट अगर हमने वो जियो और यूकैरियोट क्वेश्चन कवर किया हुआ तो फिर ये इजीली कवर हो जाना चाहिए, मुश्किल नहीं है. क्या देखते हैं. अल-मदद फाउंडेशन एएमएफ इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. It receives donations which are utilized to help the destitute persons in accordance with the rule and regulation prescribed by AMF's trust deed. कंपनी क्या करती है, डोनेशन रिसीव करती है और उनको डिस्ट्यूट में गरीब लोगों पे खर्च करती है इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय एएमएफ ट्रस्ट डीड. तो अगर कंपनी जो है वो इनकम अकॉर्डिंग टू ट्रस्ट डीड जो है वो स्पेंड नहीं करती तो सूरत में कोई चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकते हैं. क्या ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंग अगर जो है वो स्पेंड नहीं करती तो मिसक्लासीफाई करेगी या मैनिपुलेशन करेगी. लिखा जा सकता है एक बार. Donations are received from the following sources: cash collected from the general public through charity boxes placed at key points in the hospital, airport, superstores, etc. तो कैश कलेक्ट किए जा रहे हैं कैसे, सुपर स्टोर के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर, हॉस्पिटल के की पॉइंट्स पे बॉक्सेस चैरिटी के रखे हुए हैं. तो अगर ये कैश कलेक्शन जो है इसके ऊपर जो है वो मॉनिटरिंग कंट्रोल प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही तो कैश मिसयूज होने से इनकम कुड बी अंडरस्टूडेड. ठीक है. कैश एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन एट एएमएफ हेड ऑफिस.
अगेन जो है वो चेक भी रिसीव हो रहे हैं हेड ऑफिस में, और उसके ऊपर भी अगर कोई मॉनिटरिंग कंट्रोल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी अच्छी नहीं है तो मिस यूज़ होने से इनकम कुड भी अंडरस्टेटेड, मीन हाई है लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं, क्यों मिस यूज़ होती है। एंड कैश फ्रॉम जनरस इंडिविजुअल्स हु प्रेफर टू रिमेन एनोनिमस, और कैश कुछ इंडिविजुअल से मिलता है जो कहते हैं कि हमारा नाम जो है वो सीगा राज में रखा जाए, मीन शो ना किया जाए। Donation received in case of 2 and 3 above often contains specific instructions for utilization of the donated amount for specific purpose, for example education of orphan children। कुछ डोनेशन के साथ जो 2 और 3 में कैश या चेक मिल रहा है, जनरस इंडिविजुअल से मिल रहा है, अनोनिमस पीपल से, उनके साथ कुछ क्लॉजेज अटैच हैं, कंडीशन अटैच हैं कि भाई ये इसी पर्पज़ के लिए एक्सपेंड करना है। और अगर जो है वो इंस्ट्रक्शन अटैच्ड हैं तो इंस्ट्रक्शंस अटैच्ड इनकम को अगर जो है वो अदर देन दैट पर्पस जो है वो स्पेंड किया जाता है तो कंपनी क्या कर सकती है, मिसक्लासीफाई कर सकती है टू अदर इनकम अकाउंट। क्या क्या बातें की जा सकती हैं, 3-4 हाँ पार्ट भी अभी हम करने के काबिल नहीं। नॉर्मली क्या होता है चैप्टर 4 में से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मीन केस स्टडीज टेस्ट होती आ रही हैं पिछले पेपर्स में। क्या टेस्ट होती आ रही हैं, केस स्टडीज टेस्ट होती आ रही है, और अच्छा खासा ये चैप्टर जो है वो अब एग्जामिनर टेस्ट करने लग गए हैं। अगर हम वेरी प्रीवियस अटेम्प्ट की बात करें स्प्रिंग 2020 में तो एग्जामिनर ने टेस्ट किया 2 + 6 8 + 9 17 + 10 27 मार्क्स के लिए सिर्फ ये एक चैप्टर टेस्ट किया उसने। उससे पीछे ऑटम 19 में फॉर 8 मार्क्स, उसके पीछे स्प्रिंग 19 में 5 + 3 8 + 11 8 + 11 19 मार्क्स के लिए। मीन एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट ये चैप्टर बना हुआ है, और केस स्टडीज यहाँ से टेस्ट हो रही हैं, नॉलेज बेस्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट हो रहे हैं। इसे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट के साथ मसला क्या है, क्वेश्चन पता है क्या लिखना है लेकिन वहाँ पे जाके जब लिखने बैठे हैं पेन उठाया तो वर्डिंग नहीं बनी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। इसलिए आपने ये हरकत नहीं करनी, आपने क्या करना है प्रैक्टिस करके जाना है ताकि हमें लिखना आता हो। एक दफ़ा हाथ से गुजारेंगे तो फिर जाके पेपर में भी लिखा जाएगा। इसलिए प्लीज़ आज जो 4 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, ज़्यादा मैं कवर नहीं करवा रहा, ये 4 क्वेश्चन आपने क्या करना है एक दफ़ा हाथ से अटेम्प्ट कर लेने हैं ताकि अगर एग्ज़ाम पेपर में अपीयर हो तो हम कुछ लिखने के काबिल हों। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम रिस्क से रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चंस कवर करेंगे, लेकिन वो तब कवर करने के आप काबिल बनोगे जब ये 4 क्वेश्चन आपने हाथ से अटेम्प्ट किए होंगे। तो इनको हाथ से अटेम्प्ट किए बिना नेक्स्ट लेक्चर में आपने नहीं जाना, प्लीज़ मेक श्योर। इसलिए प्लीज़ ये क्वेश्चन आज जाके आज ही कवर करके अटेम्प्ट करें।